बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा मुतासरा जो सूबा है वो पंजाब है। मजमूई तौर पर अगर मुतासरा अफराद की तादाद देखी जाए तो वो 21,838 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद भी 505 के करीब है, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी हद तक एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पंजाब हुकूमत मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ इकदामात भी उठा रही है। आज के इस प्रोग्राम में इस इशू पर बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम हमारे साथ मौजूद होंगे। मैडम, आपकी जानिब पहले आऊँगा। इस वक्त जो मसाइल हैं पंजाब के अंदर, मुतासरीन को दरपेश मसाइल का किस तरह सद्देबाब किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में लॉकडाउन का खात्मा होने वाला है, तो फिर मसाइल को किस तरह हल किया जाएगा? इस वक्त अगर आप देखिए तो पंजाब के अंदर जो हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स आई हैं वो 8,275 लोग हैं, लेकिन फिर हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इनमें से तकरीबन 2,867 लोग जो हैं वो सेहतमंद होकर घर जा चुके हैं। ये जो 8,000 की फिगर आ रही है, इसमें बहुत बड़ा नंबर जो है वो लाहौर में है, जिसमें लाहौर के अंदर तकरीबन हमारे पास 2,953 केसेस हैं। ये बात ठीक है कि उसमें से भी 750 से ज़्यादा लोग जो हम घर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद जो है वो लाहौर के अंदर कंसंट्रेटेड है। इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो रावलपिंडी, और फिर रावलपिंडी के साथ फिर इसके बाद गुजरात और गुजरांवाला, ये वो मेन इलाके हैं जीटी रोड के साथ साथ जिनमें ज़्यादा तादाद मरीज़ों की है। तो मरीज़ तो इसलिए बढ़ेंगे कि हमने टेस्ट जो हैं उनकी तादाद भी बहुत बढ़ा दी है। पंजाब में इस वक्त 1,01,897 टेस्ट हुए हैं, और आज के दिन में ही सिर्फ 5,000 से ज़्यादा टेस्ट आज पंजाब के अंदर हुए हैं। लेकिन ये टेस्ट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें मज़ीद इस डिज़ीज़ की स्प्रेड का इल्म नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़ी रैंडम सैम्पलिंग का भी हम इस वक्त प्रोसेस जो है वो हमने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर वो लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, मीडिया के वर्कर्स हैं, इन सब के हम रैंडम सैम्पलिंग, मार्केट से रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री से रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। फिर हम सही अंदाजे पे पहुंचेंगे इस वक्त इस वबा की दबाव कितनी ज़्यादा है। यास्मीन राशिद साहिबा, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने यह कहा है कि 100 से ज़ायद कंपनीज ऐसी हैं जो वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं, जल्द अज जल्द 9 माह या 2 साल के अंदर वो मार्केट में आ जाएंगी। इस हवाले से दावे क्या किए जा रहे हैं? पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि चीन ने वैक्सीन तैयार कर ली है और उसके तजर्बे भी शुरू हो चुके हैं। मेरा ख्याल है जी, वैक्सीन तो हर इंसान कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क में भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम वैक्सीन प्रोड्यूस करें, लेकिन वैक्सीन के तजर्बात जो होते हैं, हाउ इज़ इट इफेक्टिव ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न, टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब आप वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू करेंगे तो फिर कोई सही अंदाज़ा होगा आया ये प्रिवेंट करती है, ये नहीं करती। पहले आप एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करेंगे, फिर आप जिस तरह एक प्रोसीजर होता है वैक्सीन का, उसके ऊपर टेस्टिंग का शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अभी हमारे लिए इसके ऊपर कमेंट देना बहुत मुश्किल है। मगरबी ममालिक भी इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं, चाइना में बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है इस वक्त वैक्सीन के ऊपर, लेकिन एंड में तो आपको वैक्सीन ही चाहिए होगी इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। वजह यह है कि एज सच तो ये वायरल इन्फेक्शन है और इसका कोई इलाज नहीं है, और इस इलाज के लिए आपको पता है डिफरेंट बातें भी आती हैं, सामने फलां चीज़ रोक देगी, फलां चीज़ कम कर देगी, लेकिन एंड ऑफ द डे वैक्सीन ही इसका जवाब है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सबको कोशिश करनी चाहिए, और हम किसी वैक्सीन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते जब तक फाइनली कोई वैक्सीन जब इजाद होगी, फिर उसके बाद वो टेस्ट होगी, फिर टेस्ट होने के बाद ड्रैप के पास रजिस्टर होगी, फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हमारे लोगों को वो वैक्सीन लग सके। यास्मीन राशिद साहिबा, आप बखूबी आगाह हैं कि फील्ड अस्पताल में और दूसरे अस्पतालों में किस किस्म की इस वक्त मुश्किलात का सामना है, आपको उसका इदराक ज़रूर होगा। राना अजीम साहब साथ मौजूद हैं, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कहाँ कहाँ मुश्किलात किस किस्म की हैं और कहाँ पे तवज्जो की फौरी तौर पर ज़रूरत है। राना साहब। डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि आपने बिल्कुल उन हालात में महकमा सेहत को संभाला जिस वक्त महकमा सेहत के पास कुछ नहीं था। आपको हड़तालें मिली, आपको प्रोटेस्ट मिले, आपको वो अस्पताल मिले जो ना होने के बराबर थे, और इतना बड़ा बहरान आ गया। आपने इसमें दिन रात मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब भी बहुत सी जगहों से शिकायतें आती हैं
ये शिकायतें दूर किस तरह हो सकती हैं, और ख़ासकर बैरून मुल्क से बेइंतहा पाकिस्तानी आ रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान आ रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान में बेहतर इलाज, बेहतर सहूलतें हैं। अगर उन्हें यकीन होता पाकिस्तान में बेहतर इलाज, बेहतर सहूलतें नहीं हैं, तो वो शायद पाकिस्तान ना आते। अब उनमें से कई दफ़ा कई लोगों की शिकायत मिलती है, तो इस पर कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है कि ये तमाम शिकायतें, तमाम मामला दुरुस्त हो सके? जी बिल्कुल, इसके ऊपर आज भी हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, जिसके ऊपर हमने बाकायदा अब इस पे काम करने शुरू करने लगे हैं कि एक तो होम क्वारंटीन का, के होम आइसोलेशन, दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो लोग बैरून मुल्क से आ रहे हैं उनको किस तरीके से हम जल्द से जल्द अपने घरों तक पहुंचाएं। तो इसके ऊपर भी आज उनसे बातचीत हुई है और उस पर बाकायदा डिस्कशन हुई कि 2 दिन की जगह अगर हम 1 दिन के अंदर अंदर ही इनका टेस्ट करें और फिर 1 दिन लगा के उसका नतीजा दे दें और उनको फिर उनके घरों तक पहुंचा दें तो बहुत बेहतर होगा। तो इस पर भी काम हो रहा है और पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात आप मत भूलिएगा राणा साहब के सबसे बड़ी तादाद इस वक्त अगर लोगों की आ रही है तो पंजाब के सूबे के अंदर आ रही है, बाहर के मुल्कों से। 4 एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी पंजाब ही की जिम्मेवारी बनता है और बहुत बड़ी तादाद में अगर लोग पॉजिटिव आ जाएं तो फिर उनकी आइसोलेशन का भी बंदोबस्त करना हमारी ही जिम्मेवारी है। अब देखिए, कुछ हमारे जैसे अपना दोहा से या सऊदी अरेबिया से या अबू धाबी से फ्लाइटें आई हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी तादाद लोगों की पॉजिटिव निकली है और अगर आप 200 सवा 200 की फ्लाइट में से 120 या 115 बंदे पॉजिटिव निकल आए तो एक बहुत फिक्र की बात है, क्योंकि फिर हमें ये खतरा है कि जब ये घर जाएंगे तो ये इसको मजीद फैला देंगे। इस वजह से उनको हमें अपने पास रखने की ज़रूरत पड़ती है और मेरा ख्याल है क्योंकि बाहर से आते हुए पहले वो अपने ख़ानदान वालों से दूर होते हैं, फिर यहाँ 14-15 दिन की क्वारंटीन होती है जब तक उनका नेगेटिव ना आए टेस्ट, तो वो फिर मेरा ख्याल है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में आ जाते हैं, टेंशन होती है। और फिर क्योंकि मेजॉरिटी, और ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, मेजॉरिटी में सिम्टम्स कोई नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई हम तो ठीक ठाक हैं, आप लोगों ने हमें अंदर बंद करके क्यों रखा हुआ है। अब इन लोगों को समझाना बड़ा ज़रूरी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि हमारी मजबूरी है, हम क्यों आपको बंद करके रखेंगे अंदर अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है। तो वी हैव टू एक्सप्लेन इट टू दिस पीपल। हर वक्त हम उनको काउंसलिंग करने की भी कोशिश करते हैं और फिर आपको पता है शरारत करने वाले भी हर जगह लोग मौजूद होते हैं। 5-10 शरारत करते हैं और उसके बाद फिर सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर ख़ास तौर पर इंक्वायरी करवाई। खाने के बारे में शिकायत थी कि जो होटल्स हैं वो खाने के लिए बहुत चार्ज कर रहे हैं और अच्छा खाना नहीं दे रहे। उसके बाद उन्होंने रेट ज़्यादा किए हुए हैं, तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी मांग की है। और सबसे बड़ी बात है फूड की डिपार्टमेंट को कहा है कि दे हैव टू गो एंड चेक अप द स्टैंडर्ड ऑफ फूड। इसी तरीके से जो हमारे अपने क्वारंटीन है, अब मसला ये होता है कि आप अभी आए हैं, आधा पौना घंटा भी कोई इंतज़ार नहीं करता, शोर मचाने शुरू हो जाते हैं, खाना नहीं मिला, ये नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। भाई खुदारा आप समझने की कोशिश करें कि हम सब कुछ कर रहे हैं। अब देखें जो सरकारी क्वारंटीन है उसके अंदर खाना भी 3 वक्त का दिया जाता है, सहरी भी दी जाती है, इफ्तारी भी दी जाती है और फिर अगर खुदा न खास्ता उनमें से टेस्ट किए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किए जाते हैं और उनमें से जब कोई पॉजिटिव आता है तो फिर ख़ास तौर पे उसकी हिफाजत के लिए या तो उसको नज़दीकी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है या उसके करीब जो अस्पताल है वहाँ क्वारंटीन के साथ जो एरिया है उधर शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ें मेरा ख्याल है बार बार बताने से ही होंगी। कुछ लोग बिल्कुल बात को समझते हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते, बिल्कुल परेशान नहीं करते, बल्कि उनको पता होता है कि भाई इतने दिन लगेंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली, मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ, बाहर से इतने दिनों के बाद अपने प्यारों से मिलने आए हैं तो बेचैनी तो ज़रूर होती होगी। डॉक्टर साहिबा, एक बात यह है कि इस वक्त बिलाशुबा हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, आप उनकी बड़ी हैं, उन्हें समझाना भी चाहिए। उनके बहुत से गिले शिकवे हैं आपसे। एक तो रवैये का गिला शिकवा है, दूसरा उन्हें ये गिला शिकवा है कि हम जो भी डिमांड करते हैं वो वक्त पे पूरी नहीं होती। मुझे ये समझ नहीं, मेरे रवैये से उनको गिला शिकवा है जी? मेरे रवैये में क्या बात है ऐसी? आप ये बताइए, तल्ख लहजे में बात आप ये बताइए कि अगर वो, अच्छा मकसद ये है कि
किससे तल्ख लहजे में, मेरी तो उनसे बात ही नहीं होती। एक तो वो ये शिकायत करते हैं कि वो हमसे बात ही नहीं करती, और सबसे बड़ी ये बात है कि जो मुझसे आके मिलते हैं यहाँ के, ना मैंने कभी उनसे तल्खी लहजे में बात की, ना कभी और बात की। ये बता दीजिए कि उनमें से किस लड़के ने आपको कहा है कि तल्ख लहजे में बात हुई, नाम से बताइए। कि वजह ये है कि मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। ये पूछिए उनसे बात हुई है मेरी कभी? आई हैव हार्डली एवर मेट हिम। मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं होती। इस वजह से इस तरह की बातें करना बड़ी ज्यादती की बात है। इम्पॉर्टेंट ये चीज है, मैं इस शोबे में मेरे 35 साल मैंने पढ़ाया है। यहाँ मेजॉरिटी आपके जो प्रोफेसरान हैं ये मेरे शागिर्द हैं। ये तो यंग डॉक्टर्स है ना, इन्होंने तो वो शायद वक्त देखा नहीं है, अगर देखा भी है तो शायद इनको इस बात की समझ नहीं है। मैं यहाँ जितने उस्ताद पढ़ा रहे हैं मेजॉरिटी मेरे अपने शागिर्द हैं। मैंने अपना काम, जब मैं थी यहाँ प्रोफेसर, तो मैं बहुत मेहनत से करती थी, और मैं यही चाहती हूँ कि आइंदा भी हमारे डॉक्टर्स उतनी मेहनत से काम करें। अस्पतालों में उतना ही काम होना चाहिए। काम से क्यों भागते हैं? इम्पोर्टेंट ये चीज है। मेरी उनसे एतराज इस बात पे था कि आपने एहतजाज से पहले मेरे साथ मुलाकात जरूर कर लिया करें। वो कहते हैं कि नहीं, हम एहतजाज करेंगे फिर मुलाकात की बात करेंगे आपसे। तो वो ये तो फिर ज्यादती की बात है ना, ये तो ज्यादती की बात है, जबकि मैं बात भी करने को तैयार हूं। और मेरा ख्याल है कि जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं और जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है या जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, जिसमें आपकी मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तादाद आपकी माशाल्लाह जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ उनका बहुत राब्ता रहा है हमेशा। तलखी तो तब मैं करती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि गलत काम हो रहा है, तो तब तो मैं तलखी की बात करूंगी भी। चलें डॉक्टर साहब ये बता दें कि जैसा कि आज ये रिपोर्ट सामने आई कि सिंध में जो टेस्ट की इस्तेदाद कार है वो 2200 के करीब है। वहाँ की एक वजह एक सामने ये भी आई है कि लोग डर के मारे अब टेस्ट नहीं करवा रहे। तो क्या पंजाब में भी ऐसी कोई सूरत हाल है? मेरा ख्याल है थोड़े से लोग घबराते ज़रूर हैं। इस बात से घबराते हैं कि जब एक दफ़ा टेस्ट हो जाएगा और अगर पॉजिटिव निकला तो फिर हमें किसी अस्पताल में जाना पड़ेगा, ख़ास तौर पे अगर उनमें सिम्टम्स नहीं है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम होम क्वारंटीन को ज़रूर देख लें। लेकिन आप देखिए ना, होम क्वारंटीन उसको तो की जा सकती है जिसका घर जो है उसके अंदर एक अलहदा कमरा हो, उनका अलहदा गुसलखाना हो, उनको तब तो वहाँ आइसोलेट किया जा सकता है। लेकिन जिस एक कमरे के अंदर 5 या 6 बंदे रह रहे हों, वहां तो आइसोलेशन नामुमकिन होगी। और फिर सबसे बड़ी फिक्र हमें इस बात की है कि जब वो घर जाएंगे तो वे घर में अगर कोई बुजुर्ग हों या बूढ़े हों और उनको इन्फेक्शन लग गई तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होगी। जवान लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारी बहुत बड़ी तादाद की जवान पौध है। इसी वजह से आपको फर्टिलिटीज़ कम नज़र आती हैं, क्योंकि जवान लोग जो हैं वो इस वायरस के अगेंस्ट बहुत बेहतर इनकी कुव्वत मदाफियत है और बहुत बेहतर ये जंग कर सकते हैं। बूढ़े बंदों के लिए या जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज़ हों उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस वजह से हमें परहेज़, एहतियात, हिफाजत सब इन चीज़ों की करनी चाहिए कि कहीं मेरे घर के बड़ों को न लगे मुझसे। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज जो उनकी kabीना के इजलास हुआ उसके बाद ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि जल्द कारोबार खुल रहे हैं, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अगर पंजाब में भी कारोबार खुल जाते हैं और ये लॉकडाउन जो है एक जैसा भी है, उसके बाद महकमा हेल्थ ने क्या अपनी पॉलिसी बनाई है, किस तरह लोगों को इस मूसी मर्ज से बचाया जाएगा, क्या एहतियाती तदाबीर होंगी? देखिए, मेरा ख्याल है जो सबसे अहम चीज़ है इस वक्त हमारे लिए कि हम सारे टेस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग्स कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अब कुछ हमारे इलाके जो हैं वहाँ बड़ी कम तादाद है टेस्ट मरीज़ों की, जैसे मियांवाली के अंदर 7 मरीज़ हैं, खानेवाल के अंदर 6 हैं, साहिवाल में 8 हैं, उकाड़े में 2 हैं। ये वो ज़िले हैं, वो अजला हैं जहाँ बहुत थोड़े लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। जब आप ये देखते हैं ज़िला के अंदर, तो हमारा पहली कोशिश होगी कि उन अजला के अंदर बाकायदा टेस्टिंग वेस्टिंग करके ये देख लें कि वहाँ अगर फैलाव कम है तो वहाँ हमें लॉकडाउन जो है वो ईज करना पड़ेगा, ताकि लोग अपने रोज़मर्रा के जो कारोबार है उनमें पड़ जाएं। अब जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है, लाहौर को हम बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं। लाहौर एक एपी सेंटर बना हुआ है, सबसे ज़्यादा तादाद मरीज़ों की इधर है। हम बाकायदा इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली टेस्टिंग करके और फिर हम अपनी तजवीज़ पेश करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब के सामने कि आपने लाहौर को किस तरह ट्रीट करना है। लाहौर माइट हैव टू बी ट्रीटेड वेरी सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस, बिकॉज
जितने केसेस की तादाद बढ़ रही है लाहौर के अंदर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन है। रोज़मर्रा देखने के बाद ही एहसास होता है कि भाई किस तरफ ज़्यादा हो रहा है और किस तरफ कम हो रहा है। तो उसके मुताबिक जब खान साहब कहते हैं ना स्मार्ट लॉकडाउन, इट इज़ नॉट रॉन्ग। आपको वो एरियाज़ पे थोड़ी सी वो क्या कहते हैं अपनी ये लॉकडाउन को ईज़ करना पड़ेगा जहां बहुत कम केसेस हैं या नहीं हैं। और पहले सबसे ज़्यादा, और ये इंडिया में भी कर रहे हैं, जो उन अजला के अंदर जहां बहुत कम केसेस हैं या नेगेटिव है, उन लोगों ने वो ज़िले खोल दिए हैं। लेकिन जहां पॉजिटिव हैं उन ज़िलों के अंदर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। सो वील हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। और ये आपको पता है ये 36 अजला का सूबा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी इधर रहती है, यानी तकरीबन 11 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन इस 11 करोड़ में से 1.25 करोड़ जो है वो तो लाहौर में ही रहते हैं। तो यानी लाहौर को आपने एक डिफरेंट एस्पेक्ट में ट्रीट करना पड़ेगा और बाकी सूबे को एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। यानी मुश्किल वक्त है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से जो सोच बच रही है, जो हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, वो आवाम के हक में बेहतर हो। बहुत शुक्रिया यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पंजाब की, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की देखी जाए तो तादाद सब सूबों से ज़्यादा है। उसकी एक वजह यह भी है कि टेस्टों की इस तादाद कार में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से पॉजिटिव केसेस की तादाद ज़्यादा सामने आ रही है। सिंध, बलूचिस्तान और KP, इन तमाम सूबों में क्या आप ये समझते हैं कि टेस्टों की इस तादाद कार में कमी है जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं हो रहे, या पंजाब वाकई मुतासर ज़्यादा? नहीं, ऐसे नहीं। वहाँ पे टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं और टेस्ट कम होने के साथ साथ अब आप इसमें ये भी रेशियो देखें, अगर पंजाब के अंदर ज़्यादा तादाद है तो आप में एक चीज़ देखनी होगी, ज़्यादा तादाद में ऐसे मरीज़ कौन से हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक है, ऐसे मरीज़ कौन से हैं जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है, ऐसे मरीज़ किस सूबे में ज़्यादा हैं जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि इनकी ज़िंदगी के बचने के इम्कानात कम हैं। अगर हम ये रेशो देखते हैं तो इसमें आप पंजाब आपको बहुत कम नज़र आता है कि सिंध के अंदर ज़्यादा मरीज़ वो हैं जिन्हें आप देखें कि बिल्कुल आप ऐसे वार्ड्स में रखा गया जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड है, जबकि पंजाब के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आपने एक्सपो सेंटर के जो फील्ड अस्पताल उनमें रखा हुआ है, दीगर अस्पतालों में रखा हुआ है, तो उनमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जिनको सिर्फ 14 या 11 या 12 दिन मुकम्मल करने के रखा गया है, जिनको कोई मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं है, जिनको किसी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, जिनके लिए रोज़ाना टेस्ट जो है उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पंजाब जो है बाकी सूबों की निस्बत बहुत बेहतर है। चूँकि बलूचिस्तान के अंदर टेस्ट ना होने के बराबर हुए हैं, बहुत कम तादाद है और वहाँ की आबादी भी आपको पता ना होने के बराबर है। जहाँ पर सिंध और पंजाब का अगर मुआवजा करते हैं तो टेस्ट जो है पंजाब में ज़्यादा हो रहे हैं, सिंध में कम हो रहे हैं। लेकिन अगर मरीज़ों का मुआवजा करते हैं कि ज़्यादा संगीन सूरत हाल कहाँ पे है, ज़्यादा ऐसे मरीज़ कहाँ पे मौजूद है जिनकी ज़िंदगी को ज़्यादा खतरात लाक हैं, तो वो आपको सिंध में नज़र आएंगे। KPK की तरफ आप चले जाएँ तो KPK में अमवात जो है बाकी सूबों की निस्बत अमवात की रेशो जो है मरीज़ों के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा KPK में नज़र आती है। यस, तो KPK के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आप गौर करें तो वहाँ पर जो मरने वालों की तादाद है उनकी एज भी देखें, उनकी एज को लाजमी देखें और उनके साथ देखें कि अस्पताल में जो लोग दाखिल एडमिट हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जिनको सिर्फ अस्पतालों के अंदर 14 या 11 या 12 दिन पूरा करने के रखा गया है, और ऐसे कौन से हैं जिनके लिए वाकई डॉक्टर्स की ज़रूरत है। राना साहब, आपके रोज़ाना की बुनियाद पे जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उनके साथ रवाबित रहते हैं, क्या कहते हैं कि जब एक शख्स अगर कोरोना केस उसका पॉजिटिव निकल आता है, उसके अंदर वायरस की तशखीस हो जाती है, उसे कितना परेशान होने की ज़रूरत है? कितनी स्टेजेस होती हैं इसमें जो मुश्किलात पैदा कर सकती हैं एक मरीज़ के लिए? देखिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम इस यहाँ का जो कोरोना का मरीज़ है ना, वो बीमारी से ज़्यादा खौफ से मर रहा है। वो खौफ भी इसलिए है कि अभी डॉक्टर साहब लाइन पर नहीं थी, मैंने उनसे सवाल करना था कि एक दहशतगर्द और कोरोना के मरीज़ में हमें फ़र्क रखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जब आप कोरोना के मरीज़ को लेने जाते हैं, पुलिस साथ जाती है, एम्बुलेंस 1122 साथ जाती है, पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इस तरह लगता है कि जैसे इस घर से कोई दहशतगर्द पकड़ा गया। ऐसी खौफ की फ़ज़ा कायम हो जाती है कि वो शख्स जब हॉस्पिटल जाता है, पीछे से उसे गाड़ी में मुसलसल कहा जाता है कि तुम्हारे घर वालों के टेस्ट होंगे, किसी के बच्चा छोटा है, किसी की क्या सूरत हाल है, और इतना खौफज़दा हो जाता है कि पहले घर की फ़िक्र होती है, हॉस्पिटल में चले जाना, वहाँ जाकर उसके साथ जो रवैया, मतलब मैं नहीं कहता कि अस्पतालों में सहूलतें नहीं होंगी, बिल्कुल सहूलतें होंगी, लेकिन वहाँ उसका जो माइंड बन गया होता है, जो सोशल मीडिया पर शोर मचा होता है, वो बेचारा फिक्र में रहता है। बाद में उसे फ़ोन आता है कि तुम्हारी बच्ची जो है छोटी, उसके भी निकल आया, बीवी का भी निकल आया, फ़लाँ भी हो गया। तो इसी परेशानी में, इसी खौफ में वो ज़्यादा हमारे यहाँ पे हो रहा है। अगर इससे बचना है तो यार सिर्फ बड़ा सिंपल सा, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले पे
पे जी जी। कि जिन हमें अपनी कुव्वत मुदाफ़मत बढ़ाना होगी, और बड़ी भी है। पाकिस्तान के अंदर जो हम खा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस मौसम में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इसमें अल्लाह के फजल करम से अमवात ना होने के बराबर इसलिए है कि हम में हिम्मत भी है। उसके बाद हम मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो मैं नहीं समझता कोई। और अगर किसी में ये अलामत हैं तो जो हुकूमत एक तो बना रही है कि या सिर्फ घर के अंदर ही रखेंगे आपको, कि जो लोग ऐसे हैं जिनको नहीं है वो घर के अंदर, और दूसरे वो लोग हैं कि जिनको है वो जाए अस्पताल में जाके इलाज कराएं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत पंजाब को सोचना होगी कि एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है कि जिसकी वजह से अमवात में इजाफा हो रहा है। या सर अब एक शख्स हार्ट का पेशेंट है, एक शख्स शुगर का पेशेंट है, एक शख्स के गुर्दे ख़राब हैं, उसको नहीं है कोरोना, लेकिन अस्पतालों के अंदर कोरोना के खौफ की वजह से ना डॉक्टर बैठ रहे हैं, ना कोई और चीज़ हो रही है, ना हार्ट के पेशेंट को चेक किया जा रहा है, ना किसी और दीगर अमराज के मरीज़ों को चेक किया जा रहा है। और अगर उनमें से किसी को ये कोरोना हो जाता है तो फिर उसके लिए ये एक खौफनाक चीज़ होती है। अगर बर वक्त अस्पतालों के अंदर इन मरीज़ों को मुस्तकिल देखना शुरू कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के पेशेंट भी कम हो जाएंगे, और अगर इनमें से किसी को ये मर्ज़ होगा तो उसका इलाज भी बासानी हो सकेगा। यानी वो एक कहावत थी कि ज़िंदगी किसका नाम है, तो किसी बूढ़े शख्स ने कहा जब तक आपके आसाब मजबूत हैं, आपका तवक्कुल है, तब तक ज़िंदगी है। अगर आप हिम्मत हार गए तब ज़िंदगी का खात्मा है। अगर कोई इसका शिकार हो भी चुका है तो स्ट्रेस मत लीजिए, खुद को आरामदेह माहौल में रखिए, खुद पर किसी चीज़ को हावी मत कीजिए, आप इस वबा से बाहर निकल जाएंगे। ये वक्त कुछ ही दिन का है, ये गुजर जाएगा, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला सामने आया, जिसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को SOPs के तहत खोला जाएगा, जिसमें पाइप है, स्टील्स, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली के सामान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और ग्लास इंडस्ट्री है जिसे खोला जाएगा। सनतकारों और ताजर बरादरी की जानिब से हुकूमती इक़दामात को सराहा गया है। और आने वाले दिनों में क्या SOPs पर अमल हो सकेगा? क्या लॉकडाउन में ये नरमी मज़ीद मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? इसी हवाले से बात करने के लिए वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। काशिफ चौधरी साहब, आपकी जानिब पहले आऊँगा। पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत के इस इक़दाम को किस तरीके से सराहते हैं, और क्या ये समझते हैं कि तमाम इंडस्ट्री को खोलना चाहिए था, पार्शली नहीं खोलना चाहिए था, या ये फैसला बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सूबाई हुकूमत पंजाब का और वफाकी काबीना ने जो आज मुल्क की सनतों और मुल्क की मार्केटों को मरहलावार खोलने का फैसला किया है उसका खैर मकदम करता हूँ। और हम पहले भी ये मुतालबा करते रहे हैं कि हमें इस वक्त कोरोना और भूख दोनों का मुकाबला करना है, इसलिए कि हमें कोरोना की हलाकतों से भी लोगों को बचाना है और भूख से होने वाली हलाकतों से भी लोगों को बचाना है। इसलिए SOPs के तहत तयशुदा औकात कार में हिफाजती इक़दाम के साथ हम समझते हैं कि तमाम ही कारोबारों को खोलने का मौका देना चाहिए, इसलिए कि खुद इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर ये लॉकडाउन तवील अर्सा जारी रहा तो 1,75,00,000 लोग इस मुल्क के अंदर बेरोजगार होंगे, 5 से 7 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। और इस वक्त जो मुल्क का छोटा ताजर है उसकी कैफियत ये है कि वो अपनी दुकानों के किराए, वो बिजली के बिल देने से कासर हो चुका है, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दे पा रहा। इसी तरीके से वो ताजर के जो लोगों की इमदाद किया करता था वो ताजर इस वक्त खुद इस कैफियत में जा रहा है कि कहीं वो मांगने पर मजबूर ना हो जाए। तो इसलिए हुकूमत ये जो लॉकडाउन में नरमी करने की तरफ जा रही है हम इसका खैर मकदम भी करते हैं और इसके साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि तमाम ही कारोबारों को मुतबादल दिनों के अंदर या मखसूस औकात कार के अंदर काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम इस मुल्क की मईशत को भी चला सकें और कोरोना का मुकाबला भी कर सकें। मियाँ असलम इकबाल साहब, आप सर ये कहिएगा कि काशिफ चौधरी साहब इक़दामात को सराह रहे हैं, साथ ही साथ एक मुतालबा यह भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो इंडस्ट्री है उसको बहाल किया जाए।
पहले तो ये जो फैसला किया गया, किसी भी जगह लॉकडाउन करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती, किसी भी जगह को खोलना कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। मुश्किल ये होती है कि तयशुदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से हुकूमत ने सोच बचार क्या की, ऑन बोर्ड लेने के बाद तमाम लोगों को क्या फैसला किया गया और आने वाले दिन किस तरीके से मजीद बेहतर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें सर, गुजारिश ये है कि जो आप फरमा रहे हैं कि इसमें जो हमारी तरफ से नरमी हुकूमत ने बामी मशावरत के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी चैम्बर्स के मुख्तलिफ दोस्तों से भी बात होती रही है, जिसके अंदर उनकी तरफ से उनका मुतालबा था कि हमारी इंडस्ट्री को खोला जाए और दूसरे पार्ट पे जो ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से भी मुतालबा था कि इसको खोला जाए। अब इसमें रिक्वेस्ट ये है कि तमाम चीज़ों को नहीं खोला जा सकता, लेकिन तमाम को बंद भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा हुकूमत पंजाब ने जो सिफारिशात फेडरल हुकूमत को दी हैं, उसमें जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके फेज में तमाम चीज़ों को खोलने के लिए, नंबर एक बात। उसके साथ साथ अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो फिनिशिंग फेज है उसके अंदर एल्युमिनियम भी आता है, उसमें फ्लोटिंग ग्लास भी आता है, उसमें हार्ड भी आता है, उसमें पेंट भी आता है, वगैरह वगैरह। उन तमाम चीज़ों की दुकानों खोलना उसके शामिल किया गया है। इसी तरह टेक्सटाइल के सेक्टर को अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर जो कंप्लीट चेन है, मीन के उसमें स्पिनिंग भी खुलेगी, उसमें आपकी भी खुलेगी, उसमें आप साइजिंग भी खुलेगी, उसमें आपकी कटिंग वाले भी होंगे और उसमें आपकी फाइनल प्रोडक्ट है वो भी होंगे। इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स का कुछ पार्ट हम खोल रहे हैं और कुछ पार्ट जो है वो 15 रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम खोलने जा रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी जो होती है, अभी ईद की खरीदारी के ऊपर लोगों ने अपना सामान 1 साल पहले का ऑर्डर जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, उसको सिलसिला शुरू कर देते हैं। उसमें शूज़ वाले भी हैं, कपड़े वाले भी हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले भी हैं, वगैरह वगैरह। तो उनको भी हम अल्लाह ताला स्पेस देने जा रहे हैं, वो कि अभी उनको 3, 4, 5 दिन लग जाए मजीद उनको इजाजतनामा करते हुए, क्योंकि एक NCC की मीटिंग होनी है। उस मीटिंग के अंदर तमाम चीज़ों को रखे जाना है और उसके अंदर बाकायदा तौर पे एक अप्रूवल होनी है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उसको चेयर करते हैं। और उसके बाद तमाम चीफ मिनिस्टर जो सूबों के हैं, गिलगित बल्किस्तान के और आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं, वो तमाम उस मीटिंग में मौजूद होते हैं। उसके मुताबिक वहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है, नेशनल हार्मनी डेवलप की जाती है, ताकि एक सूबे में अगर कोई चीज़ खुली है तो दूसरे सूबे में भी उसी तरह उसका भी मुतबादल कि वहाँ पर भी खुलनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हमारी कोशिश यही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है लॉकडाउन को वो अनलॉक किया जाए और लोग जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनकी तरफ आएँ। वो कि ये एक मुश्किल फैसला है, जिस तरह के आपको पता है केसेस जो है वो थोड़े से बड़े भी हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन भी है। लेकिन इसके लिए जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो यकीनी हमें बनाना होगा। हर शहरी को जिम्मेदारी का खुद एहसास करना होगा, हर दुकानदार को एहसास करना होगा, हर मिल मालिक को एहसास करना होगा। अगर हम एहसास नहीं करेंगे तो इस पैंडेमिक के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। सही। राना साहब। मियाँ साहब, ये तो हो गया, बिल्कुल आपने SOP जो बनाए होंगे वो SOP बता सकते हैं क्या है? और दूसरा, क्या ये 15 रमज़ान के बाद टोटल ये मार्केटें खुल जाएंगी, तमाम कारोबार खुल जाएगा, या कोई ऐसा कारोबार है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसे अभी अब नहीं खोल सकते और रमज़ान के बाद जाएंगे, या जब हालात बेहतर होंगे उस वक्त करेंगे? लेकिन सर, जहाँ तक कुछ इंडस्ट्री का तल्लुक है तो अभी उसमें जो बैंक्वेट हॉल है, शादी हॉल है और उसके बाद अभी रेस्टोरेंट हैं, उनकी तरफ अभी कोई नहीं हम जा रहे। अभी थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से हमारी कोशिश है कि चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी सीजन हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं। लाजमी बात है, जो शादी के बैंक्वेट हॉल हैं, लोग के साथ भी बहुत बड़ा रोजगार है, लाखों की तादाद में उनकी भी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अभी हम नहीं करने जा रहे, लेकिन ये फेज वाइज करेंगे। जहाँ तक आपने SOP के बारे में फरमाया है कि SOPs बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हर शोबे के अलग-अलग बना के उनको एक किताबचे की शक्ल में, बुकलेट की शक्ल में बना के तो वो दे दिया है और तमाम जगह उसको भेज दिया ताकि उसके मुताबिक उन चीज़ों को किया जाए। और जो इस पर अमल दरामद करेगा उसको कारोबार खोलने की इजाज़त होगी, जो नहीं करेगा उसका कारोबार उसको खोलने की इजाज़त नहीं होगी। ना सिर्फ ये कि फिर उसको फाइन भी किया जाएगा और फोर्सली फिर उसको बंद भी किया जाएगा।
इसके यानी लिए जुर्माने हमें- होंगे, एसओपीज पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। काशिफ चौधरी, जैसा कि मियां असलम इकबाल साहब भी ये बात कर रहे हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा तभी कारोबार चल सकता है। आपके इल्म में हमसे ज्यादा ये बातें आई होंगी कि चोरी छुपे भी कारोबार होता रहा लॉकडाउन के दिनों में, तब एसओपी पे नहीं अमल दरामद होता रहा। तो जब नरमी का फैसला कर लिया जाएगा तब एसओपी के अमल दरामद को किस तरीके से यकीनी बनाया जाएगा? देखिए, मियां असलम इकबाल साहब जो एसओपीज के हवाले से बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात को सेकंड करता हूं कि एसओपीज पर अमल किए बगैर कोरोना की वबा का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। और एसओपीज पर जहां तक अमल दरामद करने की बात है, देखिए इसको दो हिस्सों में हमें तकसीम करना होगा। एक एसओपीज के ऊपर हमारे ताजर अमल करेंगे जिसके अंदर मास्क देना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, जिसके अंदर दुकान की हदूद के अंदर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना। लेकिन दूसरे जो एसओपी का हिस्सा है जो हुकूमत ताजरों के जिम्मे लगाना चाहती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के गेट्स हैं, इसी तरीके से मार्केटों के पार्किंग एरियाज हैं, इसी तरीके से मार्केटों के अंदर जो रश है, ये खुद हुकूमत को और ज़िले इंतज़ामिया को इसको मेंटेन करना होगा। इसलिए कि मार्केटों के दुकानों के अंदर, शटर के अंदर तो ताजर मेंटेन कर सकता है, लेकिन जो बड़ी तादाद में आवाम आते हैं, और यहाँ मैं ये कहूँगा कि आवाम को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। ताजर इसके हवाले से बैनर्स लगाएंगे, ताजर इसके हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, दुकानों के बाहर पानी की टैंकियाँ रखेंगे ताकि बार बार हाथ धोए जा सकें। लेकिन अब पानी की मुसलसल फराहमी ये तो हुकूमत का काम है। इसी तरीके से जो मार्केटों के पार्किंग एरियाज हैं, मार्केटों के पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इन सारी चीज़ों को फंक्शनल रखना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये हुकूमत, कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत को अदा करनी होंगी, कुछ ताजरों को अदा करनी होंगी। और तीसरी अहम बात यह कि इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो हमारी कौम का है कि हमें एक जिम्मेदार कौम बनना होगा। इस वक्त कैफियत ये है कि कोई भी शहरी कोरोना की इस वबा को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। एसओपीज पर अमल नहीं करते, गाड़ियों के अंदर 5-5 लोग सफ़र करते हैं, डबल सवारी की पर पाबंदी के बावजूद डबल सवारी इख्तियार की जाती है, अच्छा गैदरिंग्स की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें रोकना हुकूमत का भी काम है और ख़ुद कौम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको पर अमल करे। और यानी हर महकमे और हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। एसओपी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए तभी कारोबार को मजीद फैलाया जा सकता है, हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। एसओपी पर अमल दरामद नहीं होगा तो हमारा महकमा सेहत पहले ही मुश्किलात का शिकार है, मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। राना साहब, ये तो फैसला कर लिया पंजाब हुकूमत ने, दीगर जो हुकूमतें हैं सिंध की, बलूचिस्तान की या केपी की, अभी तक उनकी जानिब से ऐसे कोई इकदामात, ऐसी कोई सोच विचार देखने में नहीं आ रही। तो क्या सिर्फ एक सूबे में कारोबार चलेगा, बाकी जगह ठप रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है बाकी सूबों में भी कारोबार शुरू हो जाएगा। देखिए, सिंध के अंदर जिस दिन पंजाब में कारोबार खुल जाएगा उस दिन सिंध के अंदर कारोबार को खोलने से कोई नहीं रोक सकेगा। मुझे ख़तरा लग रहा है कि अगर पंजाब के खुलने के बाद सिंध ने कारोबार ना खोला तो सिंध के अंदर एक तसादम की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। आपको शायद याद हो कि पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह कारोबार खोलने के हवाले से बात हुई है, किसी जगह ताजरों ने खिलाफ वर्जी की है तो वो सिंध में की है। और अब ताजर तो सिंध के ताजर तो क्लियर कह रहे हैं कि हम हर सूरत में कारोबार खोलेंगे। KPK के ताजर भी कह रहे हैं, चूँकि बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ एक मार्केट है जो कोयटा में है जिसमें सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है। और उस मार्केट में भी मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने लॉकडाउन का फैसला जो है वो लंबा ले गए हैं थोड़ा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पर भी 15 रमज़ान से पहले मार्केटें खोल दी जाएंगी और उनके भी जो SOP है वो तय कर ली जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितनी मर्जी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोशिश कर ले, काशिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में कहूँगा कि ट्रेडर्स को अपना मयार बेहतर बनाने के लिए या SOP को कामयाब बनाने के लिए ट्रेडर्स को काम करना होगा। बदकिस्मती यह है कि काशिफ साहब तो इसकी हमायतकार हैं, कोई शक नहीं, बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन आज ही ट्रेडर्स के 3 मुख्तलिफ धड़ों ने, एक धड़े का काशिफ साहब से भी तल्लक है, उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू कर दी है और वो कहते हैं नहीं जनाब, टोटल इंतजाम हुकूमत करे, हम किसी SOP को नहीं मानते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर हुकूमत ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और इसके लेकर ताजरों को कारोबार की इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर ट्रेडर्स को SOP बनाने या अपनी मार्केटों में गेट लगाने के लिए मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम है। उनकी यूनियंस वहाँ में मौजूद हैं, बड़े अच्छे खासे कई मार्केटों में फंड्स इकट्ठे होते हैं और अगर इनका कारोबार चलाना है इन्होंने तो इन मार्केटों के अंदर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सही। काशिफ साहब, एक छोटी सी टेक चाहिए आपकी इसी पे। जी, इसके हवाले से मैं 1-2 बातें गुजारिश करना चाहूँगा कि एक तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त कौमी पॉलिसी तश्कील दे। ये जो कन्फ्यूज पॉलिसी है उसके नतीजे के अंदर कौम भी का जहन और कौम की सोच मुंतशिर होती है और फिर वो संजीदा नहीं होती हिफाजती इक़दाम पर अमल करने के लिए।
वफाकी हुकूमत को चाहिए कि तमाम सूबाई हुकूमतों को, पार्लियामेंट को, ताजरों को, सनतकारों को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर एक कौमी पॉलिसी तश्कील दे और पूरे मुल्क में एक ही तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी जो बात आपने कही कि कुछ ताजर तंजीमें कह रही हैं कि हम SOPs को रद्द करते हैं, तो मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ। पूरे पाकिस्तान की ताजर तंजीमें, ताजरों का मरकजी सदर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि ताजर तंजीमें SOPs पर अमल करवाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन ताजर तंजीमों के पास इखलाकी ताकत मौजूद है, रियासत की ताकत उनके पास नहीं है। तो रियासत को भी यहाँ पे अपना किरदार अदा करना होगा और रियासत, ताजर और अवाम मिलकर ही, और मैं यहाँ पाकिस्तानी अवाम और ताजरों को एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस लॉकडाउन की नरमी के दौरान SOPs पर अमल ना किया गया तो फिर खतरा है कि ईद के बाद और इन दिनों के अंदर ये वबा खुदा ना खास्ता इतनी ना फैल जाए कि फिर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ लेके जाना पड़े और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर मरीजों के उस बोझ को ना संभाल सके। इसलिए हम सबको जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। यानी लॉकडाउन में नरमी को ये न समझा जाए कि वबा पे काबू पा लिया जा चुका है। लॉकडाउन में नरमी सिर्फ इस है कि मईशत का पहिया कुछ रवां हो सके। SOP पर अमल दरामद होगा। SOP ही वो बुनियादी नुक्ता है जिस पे अमल दरामद की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा महकमा सेहत इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। पिछले दिनों इंडियन मीडिया पे खबर चल रही थी कि मकबूजा कश्मीर में झड़प हुई है हुर्रियत कमांडर्स के साथ भारतीय फ़ौज की, जिसमें कर्नल और मेजर के मारे जाने की भी इत्तलात थी। इस सारी सूरत हाल के बाद 13,000 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी ऐसे हैं जो बग़ैर छुट्टियों के घरों पर रवाना हो चुके हैं। खौफ की फ़ज़ा पैदा हो चुकी है भारतीय फ़ौज के अंदर और इसके साथ साथ घरों की तलाशियां ली जा रही हैं और घरों से अगर एक खिलौना पिस्टल भी बरामद होता है तो वहाँ से भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती हैं। राना साहब, इतना खौफ किस बात का है? इल्ज़ामात सब पाकिस्तान पर, तमाम तर हरबे उनके, तमाम तर साजिशें उनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मकबूजा कश्मीर में तो मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता उनसे। जी बिल्कुल, यासर इसी तरह है। और मकबूजा कश्मीर के अंदर अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक 13 दफ़ा इनके फ़ौजियों पर हमले हो चुके हैं। देखिए, मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत पसंद जो थे, वहाँ के जो कश्मीरी नौजवान थे जिन्हें इन्होंने अरसा दराज से कैद कर रखा था, कर्फ्यू लगा रखा था, जिनके घरों में जाकर छापे मारते थे, उनकी जवान बहनों को उठा के ले जाते थे, मासूम बच्चे जो हैं उनकी लाशें चौकों चौराहों पर लटकी हुई नज़र आती थी। तो अब उन कश्मीरियों का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था। और पिछले दिनों में जो मेरे पास इतला है कि हर दूसरे रोज़ जो है किसी न किसी बड़े फ़ौजी काफ़िले पर कश्मीरी नौजवानों की तरफ से हमले किए गए, मुजाहिदीन की तरफ से हमले किए गए और उसमें भारतीय फोर्सेस का भारी नुकसान हुआ, जिसे मीडिया से छुपाने की भरपूर कोशिश की गई कि किस तरह मीडिया में ये बात ना है। लेकिन भारतीय फोर्स के जो फौज है उसके अंदर बेइंतहा ये बात फैल चुकी थी, क्योंकि ये कोई एक जगह नहीं हुआ था, किसी एक शहर में नहीं हुआ था, बल्कि 12 शहर ऐसे हैं, वहाँ पे 12 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये वाक़यात हुए और इन वाक़यात को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो फौजी पार्टियाँ थी उन पर ये हमले हुए। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय फ़ौज जो पहले तो कोरोना से बहुत डरती है, अब उसके इंतहा आप ये देख लें कि इन हमलों के बाद भारतीय फ़ौज में इतना खौफ पैदा हो गया है कि 13,000 से ज़ायद, या सर 13,000 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी जो हैं वो मुजाहिदीन के खौफ से डर कर छुट्टियाँ लिए बगैर फ़ौज से, अपने फ़ौजी अफसरान से छुट्टियाँ लिए बगैर अपनी पोजीशनें छोड़कर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। तो खौफ किस चीज़ का है? खौफ एक तो उनको कोरोना का खौफ था, दूसरा उन्हें पता चल गया कि हमने जितना जुल्म किया है, जो जुल्म की इंतहा की है, अब कश्मीरी मुजाहिदीन जो है, कश्मीरी नौजवान जो हैं वो बाहर निकल आए हैं। ना उन्हें अब किसी कर्फ्यू की परवाह है, ना उन्हें भारतीय तशद्दुद की परवाह है, ना उन्हें RSS के गुंडों की तरफ से जान से चले जाने की परवाह है। वो ये फैसला कर चुके हैं कि इससे ज़्यादा जुल्म हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा जब जो है यहाँ पे सख्ती हो नहीं सकती। वो निकल आए हैं, उन्होंने रोज़ लाखों की फ़ौज है, फिर भी वो डरते हैं। देखिए, ये लाखों की फ़ौज, मुझे बताया ना, जितनी फ़ौज कश्मीर के अंदर है उतने कश्मीरी नौजवान नहीं है। ऐसा ही। इसके बावजूद क्या खौफ है कि आज के दिन तक वहाँ पे कर्फ्यू ख़त्म नहीं हुआ, आज के दिन तक वहाँ के तलीमी इदारों को तलीम की इजाज़त नहीं दी गई, आज के दिन तक वहाँ के बाज़ारों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई, आज के दिन तक हर दूसरे घर के आगे जो है वो फ़ौजी जाकर खड़ा हो जाता है। ये एक खौफ है।
ये भारतीय फ़ौज जो है ना, ये हिंदू बनिया जो है, ये सिर्फ और सिर्फ बुज़दिल हैं, ये मक्कार हैं। ये एक को देकर 25 लोग जो हैं उस नहत्ते या किसी भी शख्स को देकर हमला कर देते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक तो जनूब भारत के अंदर पूरा भारत आग लगी हुई है। पूरे भारत के अंदर हिंदू, निचले तबके का हिंदू लहदा प्रोटेस्ट कर रहा है, सिख लहदा प्रोटेस्ट कर रहा है, मुसलमान वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। और तो दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी नौजवान जो हैं वो निकल आए हैं। कश्मीरी नौजवान, वो कश्मीरी नौजवान जिसने अपनी बहन का भी बदला लेना है, वो कश्मीरी नौजवान जिसके सामने उसकी माँ को, उसके बाप को कत्ल किया गया, वो कश्मीरी नौजवान जिसके सामने उसके बेटे की लाश पड़ी है, अब वो निकल आए बाहर। अब उन्होंने मक्कार भारतीय फ़ौज जो है उस पर हमले शुरू कर दिए हैं। और भारतीय फ़ौज का इस वक्त ये आलम है कि उन्होंने अपनी छोनियाँ जो हैं उनके बाहर, एक पहले अगर एक नाका होता था यासिर, अब उसके बाहर 7 नाके लगा दिए हैं और अपनी ही गाड़ियों को सबसे ज़्यादा चेक कर रहे हैं। उन्हें यहाँ तक खदशा पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं की गाड़ियों में कोई मुजाहिद घुसकर आ जाए और आकर उनकी पूरी जो जितनी बटालियन है उसको मारकर चला जाए। एक मुजाहिद के आगे इनके कई सौ जो फौजी हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम सैकड़ों की तादाद में होंगे तो फिर शायद उससे महफूज रह सके। और भारतीय फ़ौज खौफ की वजह से 13,000 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर छोड़कर अपनी ड्यूटियों को बग़ैर छुट्टी लिए अपने घरों को रवाना हो गए हैं। जिसके बाद सूरत हाल ये बन चुकी है कि अगर उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं तो फिर पूरी बदनामी होती है, मज़ीद बदनामी होती है। अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते तो मज़ीद भारतीय फ़ौजी जो हैं वहाँ से जाने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। अब तो वो फ़ौजी जिन्हें ये ख्वाब दिखाए गए थे कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर में रहेंगे, यहाँ की वादियाँ हमारी हैं, यहाँ के कारोबार हमारे हैं, यहाँ पर आप अपने ख़ानदानों को बसाएंगे, अब उन्हें नज़र आना शुरू हो गया है कि कश्मीर के अंदर जितना हमने जुल्म किया था उसके बाद कश्मीर में उनके ख़ानदान तो नहीं, उनके कब्रिस्तान ज़रूर बनेंगे, उनकी शमशाद घाट जो है वो ज़रूर बनेंगे। और इसी खौफ की वजह से वहां से फौजी, भारतीय फौजी भागना शुरू हो गए। और मैं आपको एक बड़ी मुसद्दका चीज़ बता रहा हूं कि भारत का जो एक मंसूबा कश्मीर के अंदर था RSS और साथ मुसाद, वहाँ पर यहूदियों को बसाने का, उसमें जो एक की बजाय 3 इलाके इन्होंने सेलेक्ट कर रखे थे, इन इलाकों में, इन बस्तियों में इनको बसाया जाएगा। मुजाहिदीन जो है कश्मीर के, जब उनके इल्म में ये बात आई तो अब उन इलाकों में जहाँ पर इन्होंने अपनी एक नई बस्तियाँ बनानी शुरू की थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, वो भी रुक गया है। और खौफ के मारे इनकी जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं वो भी वहाँ से भागना शुरू हो गए। यानी कश्मीरी नौजवान अब ये सोच चुके हैं कि बहुत हुई, अब हिसाब कत्ले आम ले, न खूब बहा कबूल कर जो ले तो इंतकाम ले। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की। इस वक्त क्या कोई सियासी हलचल होने जा रही है? क्या नई सियासी सफबंदी हो सकती है? हालिया दिनों का अगर मंजर देखें तो कोई सियासी सफबंदी तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्या पसे पर्दा हकायक कुछ और है? इसी पर बात करेंगे राना साहब के साथ। राना साहब, आने वाले दिनों में क्या कुछ नई तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं? क्या कोई गठजोड़ होने जा रहा है? क्या हलचल हो सकती है? टफ टाइम मिल सकता है हुकूमत को? जी बिल्कुल, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बाकायदा बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं और इन बैकडोर राब्तों में सबसे अहम किरदार जो अदा कर रहे हैं इस वक्त गैर मामूल, बल्कि आप समझ सकते हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तब्दीलियाँ कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होने जा रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, कि वो लोग मुतहरक हो गए हैं जो सियासी जमातों के अंदर बज़ाहिर मुतहरक नज़र नहीं आते थे। अब मौलाना फजल रहमान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की बजाय मौलाना फजल रहमान ने मरियम नवाज़ शरीफ से रब्ता किया। मौलाना फजल रहमान और मरियम का रब्ता जो है 3 दफ़ा हुआ और इस रब्ते के बाद मरियम की तरफ से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ भी आपके साथ चलेंगे और आपके साथ जो राब्तों का आगे सिलसिला है वो शाहिद खान अब्बासी लेकर चलेंगे। इसके बाद शाहिद खान अब्बासी पर इतराज़ात बहुत काम में दीगर सियासी जमातों के, शाहिद खान अब्बासी और मियाँ शहबाज शरीफ में भी राब्ते की इतलात है कि इनके दरमियान में जो राब्ता हुआ उसमें यही कहा गया कि एक महाज पर कुछ लोगों से मैं राब्ते रखता हूँ, कुछ से आप रखें और बजट से पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज कायम किया जाए। और इस नए महाज जो है उसके कायम करने से पहले बाकायदा इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए। ये कॉन्फ्रेंस बेशक टेलीफोन पर हो, इस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पहुंच सकता है तो उसे पहुंचना चाहिए, लेकिन इसको इस सिस्टम से करना चाहिए कि इनके एक नया ग्रैंड जो अपोजिशन इत्तेहाद है दोबारा सामने आए। और इस नून लीग में बंटवारा हो रहा है? जी, नून लीग में बंटवारा हो चुका है, मैं आपको एक क्लियर करूँ, लेकिन नहीं, अगर हो चुका है तो फिर शहबाज शरीफ साहब अभी तक इन कैसे? शहबाज शरीफ अभी तक इस उम्मीद से इन है कि वो समझते हैं कि शायद जो उनकी सिम चेंज हुई है और उस नई सिम की वजह से उनके नंबर ठीक मिल जाएं और उनकी रॉन्ग कॉल जो है वो। नहीं, आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुफाहमत की सियासत कर?
तो ये जो पीछे उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, आपका क्या ख्याल है वो मज़ाक़मत की सियासत के हैं? इंटरव्यू इसलिए दिए हैं ना कि वो हर सूरत में चाहते थे कि उनके हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। जो पिछले दिनों उनके बड़े मारूफ एक आलम नफीस ने इंटरव्यू किए, उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हर सूरत में इक़्तिदार की वो जो कहते हैं ना इक़्तिदार के घर में बैठना चाहते हैं, इक़्तिदार के टांगे पे या इक़्तिदार की गाड़ी में हर सूरत में बैठना चाहते हैं। और मैं ये भी बता दूँ, जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इक़्तिदार की झोले में या इक़्तिदार की गाड़ी में जो बैठने के लिए शायद वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्ज़ी या मंशा शामिल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनकी मर्ज़ी और मंशा भी उसमें शामिल होगी। अगर मर्ज़ी शामिल नहीं है तो वो मरियम की नहीं है। मुस्लिम लीग इस तरीके से बट गई है कि अब मरियम मियाँ नवाज शरीफ की बजाय किसी मियाँ नवाज शरीफ की उस बात पे भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है कि तुम शहबाज शरीफ से के कहने पर चलो। अब वो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा जी, मुस्लिम लीग नून के अंदर लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। लेकिन ये मफादात की एक जंग होती है, इसमें ये कोशिश करेंगे कि अगर हमें इक़्तिदार मिलता है या हमारी मुकदमा से जान छूटती है तो इसके लिए हम किसी न किसी तरीके से इकट्ठे रहें, और जिस वक्त हालात बेहतरी की तरफ आएँ तो फिर जिसका जोर चले वो अपने आप को मनवा ले। लेकिन इन्हें यह भी यकीन है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मरियम को राज़ी कर लेंगे, और मरियम को यकीन है कि वो शहबाज शरीफ को राज़ी कर लेंगे। तो ये इस तरह चलता रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में यासर मैं आपको बताऊं कि 19 रमज़ान को 19 रमज़ान को मुत्तहिदा अपोजिशन जो है ये खुलकर सामने आ जाएगी। नहीं, कोई बैठक होने वाली है इनकी? जी बिल्कुल होने वाली है। मैं जो 19 रमज़ान का दिन कह रहा हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि 19 रमज़ान से पहले ये बैठक हो चुकी हो। हुकूमत को पता? बिल्कुल पता है जी। अगर मुझे पता तो हुकूमत को भी पता है। हुकूमत भी कोशिश हुकूमत की तैयारी, एक शॉर्ट टेक, हुकूमत की तैयारी क्या है? हुकूमत की तैयारी जो है वो ये है कि हुकूमत चाहती है कि जब तक ये आपस में इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं तो उस दौरान में कोई ना कोई प्रेशर या इनकी अंदर से तोड़ फोड़ की जाए। देखो दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, मैच होता है ना, यहाँ दो पहलवान जब खारे में उतरते हैं दाव पेच तो दोनों को आते हैं, जीतता वही है जिसके पास बेहतर दाव। तो दोनों तरफ से दाव पेच जो है वो लगाए जा रहे हैं, वही पहलवान जीतेगा जिसके पास अच्छी टीम होगी, जो अच्छे उस्ताद का शागिर्द होगा, जिसे अच्छी तरीके से खेलना आएगा। देखते हैं खेल कौन खेलता है और छक्का कौन लगाता है, ये तो वक्त बताएगा। कुछ ही दिन बाकी है नाज़रीन। द लास्ट आवर से यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।